नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रमेय और एग्जांपल्स। तो देखिए, प्रमेय जो आपके 1.3 है वो क्या कह रही है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है और प्रमेय आपके 1.4 है कि √2 एक अपर्मेय संख्या है। देखिए, प्रमेय जो आपकी 1.3 है इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है प्रमेय 1.3 के अंदर। तो ये जो प्रमेय है ये आपको समझनी है। अगर ये चीज आपको आ गई है तो प्रश्नावली के 1.3 के प्रश्न बनाना बेहद आपके आसान हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रमेय है ये इसमें भी काम करेगी और ये दोनों प्रमेय है ये आप लोगों की प्रश्नावली 1.3 में भी काम करेगी। तो ये दोनों जो आप लोगों की प्रमेय समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूं ताकि आपको इस वाली प्रमेय के अंदर कोई भी समस्या नहीं हो। ध्यान से समझो। सबसे पहली बात कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर समझाया था कि 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इस तरीके से चलता है, -1, -2, -3 इस तरीके से चलता है। माइनस में अनंत की तरफ और प्लस में अनंत की तरफ, और जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, जीरो भी शामिल होता है, तो वो आप लोगों की पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पूर्णांक कभी भी पॉइंटों के अंदर नहीं आएगा, बोले तो आधा दोहरा नहीं आएगा। पूर्णांक के अंदर फिक्स वैल्यू चलेंगी, या तो माइनस की मान लो या फिर आप लोग प्लस की मान लो या फिर जीरो। मतलब कट पिटा के आंसर पॉइंटों में नहीं आएगा, कुल मिला के कंप्लीट आपके आंसर आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपकी एक आती है अभाज्य संख्या, एक आती है सह अभाज्य संख्या। पहले इनके बारे में समझो। अभाज्य संख्या तो वो होती है जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है, तो वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लो 2 हो गई है, 3 हो गई है, 5 हो गई है, 7 हो गई है, 11 हो गई है, 13 हो गई, इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। जिनमें एक का और खुद का भाग जाता है अभाज्य संख्या कहलाती है, और अभाज्य संख्या हमेशा धनात्मक की चला करती है। अब सह अभाज्य, यहाँ पे एक नया नंबर आप लोगों के पास में आ गया, को प्राइम नंबर, एक नया नंबर है आप लोगों के लिए, तो उसमें समझना है सह अभाज्य संख्या कौन सी होंगी। सह अभाज्य संख्या वह होंगी जिनमें HCF जो है आप लोगों का, बोले तो उभयनिष्ठ जो है आप लोगों का, वो केवल और केवल आपके कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैंने लिख दिया जैसे 3 और 4। अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो मैं इसको लिखूंगा 3 गुणा 1, 3 को, और इस 4 के गुणनखंड करूं तो मैं लिखूंगा 4 गुणा 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो कितना आ रहा है आप लोगों के पास में, इसमें 1 और इसमें 1। इन दोनों में एक आपकी उभयनिष्ठ आ रहा है, बोले तो HCF आप लोगों का 1 आ रहा है। तो ये वाली जो 3 और 4 संख्या है ये कौन सी संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या, जिनमें केवल और केवल आप लोगों के एक को मान आना चाहिए, केवल और केवल एक का ही भाग जाना चाहिए। बात समझ आ रही है। और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लो एक तो हो गया 2 और एक हो गया 5। ये दोनों भी आप लोगों की सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी, क्योंकि 2 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 1, और इसके हो जाएंगे 5 के हो जाएंगे 5 गुणा 1। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल आप लोगों के एक ही आ रहा है, जो कॉमन है आप लोगों के, तो वो आप लोगों के पास में क्या संख्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्या। एक जैसे मान लो 15 के मान लो, 15 और 16 मान लो, 15 और 16 मान लो, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 5, और 16 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 और 16 के अंदर भी कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लगा सकता हूं। तो इन दोनों के अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है वो कितना आया आप लोगों के पास में, 1 आया है। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं आप लोगों की, ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं और एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया 3/4 लिखा, जैसे ये वाली है, तो ये आपका को प्राइम नंबर कहलाता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसी को मैं 2/4 लिख दूं तो मैं इसको सह अभाज्य संख्या नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें एक का भी भाग जा रहा है और 2 का भी भाग जा रहा है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपके पास में आया 1/2, इसके अंदर केवल और केवल एक का भाग जा रहा है। तो ये वाली जो संख्या है आप लोगों की, ये सह अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसमें एक का ही आप लोगों के पास में भाग जाना चाहिए, या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक बनना चाहिए, या फिर इसका HCF आपके पास में, HCF जो है आपके पास में केवल और केवल एक आना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें काम में आने वाली है।
और देखिए ये वाली बात को ध्यान से समझिएगा कि ये क्या कह रहा है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p जो है आपका a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आप लोगों के यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी, जैसे मैंने मान लो 10 लिखी, 10 रखी, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, एक ही जगह पे मैंने माना है 10 और p की जगह पे मैं ले लेता हूं जैसे मान लो 2, ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a धनात्मक पूर्णांक है तो मैंने यहाँ पे धनात्मक लिया है, बात समझना। धनात्मक की बात करेगा तो धनात्मक ही आपको लेना है। और आपको कहा गया था p एक अभाज्य संख्या है, तो p का मैंने मान कितना ले लिया है आप लोगों के, अभाज्य संख्या बोले तो 2 मैंने इसका मान ले लिया है। अब ध्यान से समझना, यदि a स्क्वायर कोई p विभाजित कर रहा है, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका p हो गया। अब मैं खोलता हूं इसको खोलता हूं तो मेरे पास आता है 100 के अंदर 2 का भाग जाता है तो कितना आता है 50। 100 के अंदर 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 50। गौर करना ध्यान से। अब मतलब a स्क्वायर को अगर p विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को अगर p विभाजित कर रहा है तो a को भी p विभाजित करेगा, मतलब a की जगह पे कितना है आपका 10 है और p की जगह पे कितना आपका 2 है। मतलब a स्क्वायर को अगर 2 विभाजित कर रहा है तो a को भी 2 विभाजित करेगा, तो बोले इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ रही है। ये आपका हो गया है a/2 और ये आपका हो गया है ये हो गया a/p और ये हो गया a²/p। मतलब किसी संख्या का स्क्वायर के अंदर अगर अभाज्य संख्या विभाजित कर रही है तो वो उस संख्या के बिना स्क्वायर को भी अभाज्य संख्या विभाजित करेगी। फॉर एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे मान लो 5 का स्क्वायर मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5, ठीक है। तो a स्क्वायर यहाँ का काम कर रहा है, a स्क्वायर को अगर p विभाजित कर रही है, मतलब 25 के अंदर अगर 5 का भाग जा रहा है तो आंसर आ रहा है आप लोगों को 5। तो इस संख्या के बिना स्क्वायर में भी इस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, तो बोले तो 5 के अंदर भी कितने का भाग जाएगा 5 का, और आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बात समझ रहे ध्यान से। स्क्वायर के अंदर अगर p का भाग जा रहा है तो आंसर कुछ अलग आ रहा है, और अगर a के अंदर p का भाग जा रहा है तो आंसर कुछ अलग आ रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन होंगी दोनों आप लोगों के भाजित, मतलब a स्क्वायर के अंदर अगर p का भाग जा रहा है तो a के अंदर भी p का भाग जाएगा और पूरा जाएगा, और ये वाला जो मान निकल के आएगा, ये वाला जो मान निकल के आएगा एक पूर्णांक संख्या निकल के आएगी, मतलब इसका जो मान है पॉइंटों के अंदर नहीं आएगा। बात समझ आ रही है। वापस से देख लीजिए, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया है, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने 9 का स्क्वायर और यहां पे मैंने लिख दिया 3। यहां नीचे है a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a की जगह पे मैंने 9 ले लिया है, a की जगह पे मैंने 9 ले लिया है, p की जगह पे मैंने 3 ले लिया है। p एक अभाज्य संख्या है तो p की जगह पे मैं कितना ले रहा हूं, एक अभाज्य संख्या बोले 3 ले रहा हूं मैं, और a की जगह पे कितना ले रहा हूं 9। यदि a स्क्वायर के अंदर अगर p का भाग जाता है तो 81 के अंदर 3 का भाग जाएगा तो कितना जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, ठीक है, 27 बार जाएगा। तो a के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, बोले तो 9 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, और कितनी बार कट के आएगा 3 बार कट के आएगा। बात समझ में आ रही है। a स्क्वायर के अंदर अगर p का भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या के स्क्वायर के अंदर अगर अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या के बिना स्क्वायर में भी उस अभाज्य संख्या का पूरी बार भाग जाएगा, पॉइंटों में भाग नहीं जाएगा, पूरी बार भाग जाएगा, और दोनों का आंसर आप लोगों के अलग आ रहा है। इसमें 27 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उम्मीद है कि यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं मैं इन प्रमेय के अंदर काम में लूंगा। ये वाली प्रमेय की ये सब सारी बातें थी, इस वाले प्रमेय के अंदर काम में ले रहा हूं। अब ध्यान से समझना, ये है प्रमेय 1.4 √2 एक प्रमेय संख्या है। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आप लोगों के पास में आता है सिद्ध करने वाला, तो अपन क्या करते हैं, जो हमारे को प्रश्नावली के अंदर ये प्रश्न मिलेंगे या फिर एग्जांपल जो होता है या फिर प्रमेय होती है, उनमें हमारे को रिजल्ट दिया हुआ होता है कि ये एक प्रमेय संख्या है, तो उसको प्रूव करने के लिए, वेल डिफाइन करने के लिए हम उसके अपोजिट लेके चलते हैं। अगर ये अप्रमेय संख्या है तो मैं इसको प्रमेय संख्या लेके चलूंगा, और प्रमेय संख्या लेते लेते जो भी स्टेटमेंट ऊपर से नीचे तक मैं प्रमेय संख्या कह दूंगा, और लास्ट में जाके मेरे पास कंडीशन फेल हो जाएगी
क्योंकि ये वेल डिफाइन होता है, अपरिमेय संख्या होती है, तो नीचे जाके अंत में जाके ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी और हम बता देंगे हम लोगों ने जो कथन माना है वो कथन हमारा गलत है और √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। बात समझ में आ रही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो आप लोग चाहे किसी भी तरीके से घूम के निकाल लेना, 180 डिग्री आएगा, एक वेल डिफाइन है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से ये अपरिमेय संख्या होती है, चाहे किसी भी तरीके से घूम के निकाल लेना, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं इसको मान के परिमेय संख्या चलूंगा तो भाई मानूंगा परिमेय संख्या, लेकिन होती है परिमेय संख्या तो नीचे जाके तो ये कंडीशन फैली होने वाली है, तो अंत में जाके आप लोगों की कंडीशन क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी और परिमेय संख्या आप लोगों की हट जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए इस वाले परिमेय को मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए किस प्रकार से बने। परिमेय आपकी है 1.4, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मैं इसको परिमेय संख्या मान के चलूंगा। अगर वास्तव में ये परिमेय संख्या हुई तो नीचे जाके इसकी कंडीशन फेल हो जाएगी और अपन दिखा देंगे कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं मानता हूं, सबसे पहले मानूंगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होगी तो मैं इसको लिखूंगा √2 बराबर P/Q। P/Q जहां लिखूंगा Q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत गौर लगा के समझने वाली बात है। P/Q परिमेय संख्या होती है जहां पे Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे लिखूंगा तथा P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये चीज मैंने मान ली कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखो इन दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए एक के अलावा, और P और Q आपके सहअभाज्य पूर्णांक हो गई है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखते जाना, बहुत ही आसान है ये। अब मैं क्या करूंगा, √2 बराबर P/Q है, इस Q को मैं इसके बगल में ले जाऊंगा तो यहां से लिखूंगा √2 डॉट Q बराबर P। दोनों का स्क्वायर करूंगा तो दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा 2Q² बराबर P, 2Q² बराबर P², 2Q² बराबर P²। इस दो का मैं भाग लगा दूंगा तो यह आएगा Q² बराबर P² बटे में 2। P² बटे में क्या बन गया है आपका 2 बन गया। ध्यान से समझना, Q और P यहां लिख देना, जहां P/Q पूर्णांक है। तो यहां से समझना कि P और Q पूर्णांक है, तो यहां से लिखूंगा मैं P² 2 एक पूर्णांक है। ध्यान से समझना, मैंने लिखा था यहाँ पे P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है या फिर पूर्णांक है, तो पूर्णांक होगा तो ये P² जो 2 है ये भी आप लोगों का पूर्णांक होगा। और भाई पूर्णांक तभी होगा जब P² के अंदर a का भाग पूरा जाएगा। अगर पूरी बार नहीं जाएगा तो पूर्णांक भी नहीं बनेगा, क्योंकि पूर्णांक के अंदर फिक्स वैल्यू आती है, पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं आती हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा P² जो 2 है ये एक तरीके से पूर्ण तरीके से भाज्य होगा, तो मैं यहां से लिखूंगा P² 2 से भाज्य है, तो P 2 से भाज्य होगा। अब ध्यान से समझना, वही चीज P² अगर 2 से भाजित हो रहा है तो P भी आपका 2 से भाजित होगा। कब? जब ये पूर्णांक हो। भाई पूर्णांक होंगे तो भाग पूरी बार जाएगा, तभी आपका पूर्णांक होगा। तो यहां से मैंने लिखा कि P² 2 से भाज्य है तो P भी आपका 2 से भाज्य होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर P² में 2 का भाग जा रहा है तो P में भी 2 का भाग जाएगा।
अगर मैं मान लो कि P के अंदर 2 का भाग जाएगा, P के अंदर 2 का भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा, और वो मान आएगा एकदम फिक्स मान, पॉइंटों में नहीं आएगा। तो वो जो मान है वो मैं मान लेता हूं क्या आ गया, आपके K1 आ गए। जो मान आएगा, कुछ भी मान आए, उस मान को मैं मान ले रहा हूं K1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इधर अगर गुणा करवा दूं, वजर गुणा करवा दूं, तो मेरे पास मान आएगा P बराबर 2K1। P बराबर कितना आ जाएगा, 2K1। ये वाली बात आपको ध्यान से क्लियर करनी है। P बराबर कितना आ गया, 2K1 समीकरण नंबर मैं इसको दे देता हूं, यहां से 1 दे देता हूं, और यहां से मैं दे देता हूं 2। ठीक है, अब आगे देखिए, P बराबर 2K1 आप लोगों के पास में मान रहा है कि भाई P के अंदर 2 का भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उस वाली वैल्यू को मैंने मान लिया है K1, और K1 मान आ गया तो इस 2 को वजर गुणा करवा दिया है, तो P बराबर 2K1 आप लोगों के पास में आ गया। अब ये जो समीकरण 2 का मान है, ये समीकरण नंबर 1 में रखता हूं, ध्यान से समझना। P का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखूंगा, तो ध्यान से समझना। ये रहा समीकरण आपका 1, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2। ठीक है, P का मान कितना है, यहां पूरा समीकरण लिख देता हूं, P स्क्वायर बाई 2। ये समीकरण आपका 1 था। अब यहां से लिखूंगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर का मान कितना है, P का मान 2K1 है, तो यहां से लिखूंगा 2K1 का स्क्वायर बटे में कितना आपका 2। ठीक है, अब यहां से देखिए, Q स्क्वायर बराबर 2K का स्क्वायर करूंगा तो 4K1 का स्क्वायर बटे में 2। काटाकाटी कर लेता हूं, तो 2 से ये 4 कैंसिल होगा, कितना आएगा 2। तो मैं ऐसे लिखूंगा Q स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर, 2K1 का स्क्वायर। अब यहां से लिखूंगा मैं K1 का स्क्वायर बराबर, इस 2 का भाग लगा दूंगा, Q स्क्वायर बटे 2। Q स्क्वायर बटे कितना कर दिया है मैंने, 2। अब यहां से देखना Q P और Q यहाँ पे क्या चल रहे थे, आप लोगों के पूर्णांक चल रहे थे, और यहाँ पे माना था कि मैंने P और Q आप लोगों के पास में पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक आप लोगों का चल रहा है। तो यहाँ से अगर पूर्णांक हुआ ये वाला एक पूर्णांक है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, यहां से लिखूंगा Q स्क्वायर बाई 2 एक पूर्णांक है, आता है। पूर्णांक का मतलब पूरा भाग जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो यहां से लिखूंगा Q स्क्वायर 2 से भाजित है, तो Q भी 2 से भाजित होगा। मतलब Q स्क्वायर के अंदर अगर 2 का भाग जा रहा है, तो Q के अंदर भी कितने का भाग जाएगा, 2 का। अब ध्यान से समझो, अगर Q के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो यहां से लिखूंगा मैं, कि Q के अंदर अगर 2 का भाग जा रहा है, Q के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो मैंने लगा दिया Q के अंदर 2 का भाग। Q के अंदर 2 का भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, इसको मैं मान लेता हूं K2। जैसे यहाँ पे एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, अगर 10 के स्क्वायर के अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ आता है 100 बटे 2 बराबर 50। ठीक है, और तो इसके अंदर a स्क्वायर के अंदर अगर 2 का भाग जा रहा है, तो a के अंदर भी 2 का भाग जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये वाली वैल्यू कुछ अलग आई है, ये वाली वैल्यू कुछ अलग आई है। तो इस वाले से मैंने इसको मान लिया था K1, इसको मैं मान लिया था K1, और इसको मैं मान लूंगा K2। बात समझ आ रही है? तो यहां से मैंने K2 मान लिया है। अब मैं क्या लिखने वाला हूं यहां से, कि Q अगर 2 से भाजित हो रहा है तो उसका मान कुछ ना कुछ आएगा, उसको मैं मान लेता हूं K2, क्योंकि यहाँ मैंने मान लिया था K1, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं K2। कुछ भी मान सकते हो तुम लोग, A और B के अलावा C D E F G H I कुछ भी आप लोग मान सकते हो। अब मैं क्या लिख रहा हूं, यहां से देखना, वज्र गुणा करवाऊंगा तो आएगा Q बराबर 2K2 आप लोगों के पास में आ गया है। इसको समीकरण 2 दिया था, समीकरण नंबर 2 आ गया था, और इसको लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर आपका 3। अब ध्यान से समझो, समीकरण 2 और समीकरण 3 को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को मैं ध्यान से देखता हूं, तो ये आ रहा है P और Q। यहां फिर से लिख देता हूं, P व Q पूर्णांक है, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है,
ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक आप लोगों ने मानी थी। तो P आप लोगों के पास में आ रहा है 2 इंटू K1 और Q आप लोगों के पास में आ रहा है 2 इंटू K2। ठीक है, P का मान आ रहा है समीकरण 2 से 2 इंटू K1 और समीकरण 3 से आ रहा है Q का मान 2 इंटू K2। अब हम लोगों ने माना था कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो इन जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, तो लेकिन यहाँ पे गुणनखंड देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है आप लोगों के पास में 2 आ रहा है। तो हम लोग यहां से लिखेंगे, यहां से क्या कैलकुलेशन निकलेगा, मैंने यहां लिखना है आपको P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन समीकरण 2 व 3 से इनमें एक और गुणनखंड दो बन रहा है, अतः ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः हमारा कथन असत्य है, इसलिए √2 सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं। √2 एक अपरिमेय संख्या आप लोगों को दी गई थी, हम लोगों ने इसका उल्टा लेके चला। √2 एक परमेय संख्या होती है, तो मैंने इसको माना कि √2 बराबर P बटा Q, क्योंकि ये परमेय संख्या होती है उसको P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। फिर यहां से लिखा मैंने Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परमेय संख्या होगी तो हर का मान 0 नहीं होगा। तब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जिनमें एक के अलावा कोई गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब मैंने इसको परमेय संख्या माना था, तो √2 बराबर P बटे Q लिख दिया है। Q का मैंने वज्र गुणा करवा दिया, तो √2 गुणा Q बराबर P आ गया, दोनों का वर्ग किया। वर्ग करने पर वर्ग मैंने कर दिया, तो इधर से बना 2, अंडर रूट का रूट कैंसिल हो गया है, 2Q² बराबर P²। और फिर उसके बाद मैंने इस 2 को नीचे ले आया, तो Q² बराबर P² बटे 2, जहां पे P और Q पूर्णांक थे। तो यहां से मैंने लिखा कि अगर पूर्णांक होगा तो ये इसको पूरी बार भाजित करेगा। तो यहां से मैंने लिखा कि P² 2 से भाज्य है, तो P भी आप लोगों का 2 से भाज्य होगा। तो मैंने लिखा कि अगर P के अंदर 2 का भाग जाएगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी जो फिक्स मान होगा, तो उसको मैंने मान लिया K1। तो मैंने P का मान निकाल लिया, P बराबर 2, K1 आपके पास में आ गया, समीकरण नंबर 2 दे दिया है। इस समीकरण नंबर 2 को मैं समीकरण नंबर 1 के अंदर रखूंगा और उससे मैं Q का मान निकालूंगा। तो यहाँ से मैंने समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दिया, ये सारा समीकरण आपके पास में 1 है। तो यहाँ पे P की जगह पे मैंने P का मान रखा 2K1, तो इसका मैंने जब स्क्वायर किया तो ये बना Q² बराबर 4K1 का स्क्वायर बटे में 2, आप लोगों के पास में 2 से 2 मैंने कैंसिल करवा दिया, तो Q² बराबर 2K1 का स्क्वायर आ गया है। फिर मैं क्या करूंगा, इस K1 का मान निकालूंगा, तो इस Q² के नीचे 2 का भाग चला जाएगा, तो K1 का स्क्वायर बराबर Q² बटे 2। अब फिर मैं लिखूंगा कि ये वाला एक पूर्णांक था आप लोगों के पास में, एक पूर्णांक है, तो मैं लिखूंगा कि अगर पूर्णांक होगा तो Q² बटे 2 एक पूर्णांक है, अतः Q² 2 से भाजित करेगा, मतलब पूर्णांक होगा तो पूरी बार भाग देगा, तो Q भी 2 से विभाजित होगा। अगर Q² के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो Q के अंदर भी 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिखा कि Q के अंदर जब 2 का भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जिसको मैंने K2 मान लिया है। वज्र गुणा करवाया तो Q बराबर 2K2 मेरे पास आ गया है। समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 व 3 को मैंने लिखा, P बराबर 2K1 आया, Q बराबर 2K2 आ रहा है। तो अगर ये P और Q सहभाज्य पूर्णांक थे तो इनमें कॉमन केवल और केवल एक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉमन और कितना आ गया आप लोगों के पास में 2 आ गए हैं। इस वजह से हम लोगों ने जो कल्पना की थी √2 की एक परमेय संख्या है, वो हमारी गलत है, और √2 जो 2 है वो सदैव एक परमेय संख्या होती है। चलिए इसके अगले एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं।
चलिए, तो उदाहरण नंबर 9 है √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इससे पहले वाली परिमेय आप लोगों ने की है उसी टाइप से ये वाला उदाहरण आपको बनाना है। इसी टाइप का प्रश्न और 1.3 का पहला प्रश्न है √5 वाला, तो वो भी सेम इसी तरीके से होने वाला है। तो देखिए, जहां जहां अपने पास 2 आया था वहां वहां 3 आ जाएगा, और जहां जहां 3 आ रहा है वहां वहां प्रश्नावली 1.3 का पहले प्रश्न का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या बना रहा हूं, सेम उसी टाइप से आप लोगों को बनने वाला। तो मैं लिखूंगा माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या हुई तो मैं इसको लिखूंगा √3 बराबर P/Q, जहां से लिखूंगा मैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होगा, तथा P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखिए, तो मैं वजह गुणा करवाता हूं तो ये बनेगा √3 बराबर P। अब मैं करूंगा वर्ग, इसका वर्ग करने पर होगा तो ये बनेगा 3Q² बराबर P²। अंडर रूट हट गया है, 3Q² बराबर P²। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से इस 3 का भाग लगा दूंगा P में, तो यहां से Q का मान निकल जाएगा, तो यहां से आएगा Q² बराबर P² बट्टे के अंदर कितना आएगा 3। Q² बराबर P² बट्टे में कितना आ गया 3। जहां पर चल रहा था P व Q पूर्णांक है, तो अगर ये दोनों पूर्णांक है तो P²/3 भी एक पूर्णांक होगा। अब ध्यान से समझो कि ये P और Q आप लोगों के पास में पूर्णांक थे, तो P²/3 P²/3 ये भी तो एक पूर्णांक होगा ना, क्योंकि जब P² के अंदर 3 का भाग जाएगा तो भाग पूरी बार जाएगा तभी ये पूर्णांक रहेगा। अगर भाग पूरी बार नहीं जा रहा, पॉइंटों के अंदर आ रहा है, तो फिर पूर्णांक नहीं बनेगा। तो मैंने लिखा कि P²/3 आपके पास में एक पूर्णांक होगा, तो यहां से लिखूंगा मैं पूर्णांक होगा तो P² 3 से विभाजित है या विभाजित होता है, तो P भी 3 से विभाजित होगा। अगर P² के अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो P के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा 3 का तो मैं यहां से लिखूंगा P² के अंदर अगर 3 का भाग जाएगा तो उसको मैं मान लेता हूं क्या K1। उसको मैंने क्या मान लिया K1, तो यहां से लिखूंगा P बराबर 3 K1। यहां देख लीजिए, पहले वाले के अंदर क्या आ रहा था आप लोगों के पास में 2K1 आ रहा था, यहाँ पे 3K1 आ गया है, और अगले वाले प्रश्न में आ जाएगा 5K1 आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं समीकरण 1 और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। तो यहां से लिखूंगा मैं समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखूंगा तो ये रहा Q² बराबर P² का मान कितना है 3K², तो यहां से लिखूंगा 3K1 का स्क्वायर अपॉन में कितना है आपके पास में 3। ये लीजिए यहां, तो इसको मैं खोलता हूं तो Q² बराबर 9 K1 का स्क्वायर बट्टे के अंदर कितना मतलब बट्टे के अंदर कितना चल रहा है आप लोगों के 3 चल रहा है, तो यहां से कट हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ये यहां से आएगा Q² बराबर 3K1 का स्क्वायर, Q² बराबर 3K1²। तो यहां से मैं लिखूंगा K1² का मान निकालूंगा, K1² का मान निकालूंगा तो ये आएगा Q² बट्टे के अंदर आपका कितना 3। तो यहां से लिखूंगा P व Q पूर्णांक है, तो
क्यू स्क्वायर बाई 3b एक पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर अगर ये पूर्णांक होगा तो क्यू स्क्वायर के अंदर अगर 3 का भाग जाएगा, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, अतः क्यू भी 3 से विभाजित होगा। क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहां से लिखूंगा अगर क्यू 3 से विभाजित होगा, क्यू 3 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा और उस मान को मैंने लिखा है K2, क्योंकि पूर्णांक होगा तो कुछ ना कुछ फिक्स मान आएगा, पॉइंटों के अंदर तो आएगा नहीं। तो यहां से मैंने लिखा Q बराबर 3K2। Q बराबर कितना लिख दिया मैंने, 3K2। अब यहां से देख लीजिए ये समीकरण 2 था और ये समीकरण मैंने कितना ले दिया है, 3। समीकरण 2 व समीकरण 3 को देखता हूं, समीकरण 2 व समीकरण 3 को देखता हूं तो दोनों के अंदर 3 कॉमन आप लोगों का आ रहा है, अतः हमारी जो मानी गई कल्पना है वो हमारी फेल हो रही है। तो अपन लिख देंगे कि हमारी मानी गई कल्पना या हमारी मानी गई जो कथन है वो हमारा असत्य है और √3 सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां से लिखूंगा समीकरण 2 व 3 से इनमें गुणनखंड 3 आ रहा है जो कि P व Q सह अभाज्य पूर्णांक का विलोम है, अतः हमारा कथन असत्य है और √3 सदैव अपरिमेय संख्या होती है। √3 सदैव क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल के ऊपर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पे मिलती रहे। इसके बाकी बचे एग्जाम्पलों की चर्चा अगले वीडियो के अंदर अपन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।